हेलो वेलकम डेली फ्रेंड्स। आज बहुत ही बढ़िया एक नोटिफिकेशन लेकर के आपके सामने आए हैं। जो राजस्थान का अपना इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का नोटिफिकेशन था, उसमें केवल और केवल बीटेक वाले एलिजिबल थे। डिग्री के बेसिस पर अपने को जेईएन की रिक्रूटमेंट थी। जो डिप्लोमा होल्डर हैं, मैकेनिकल के लिए स्पेसिफिक बात कर रहा हूं, जो डिप्लोमा होल्डर हैं वो वहां पर अप्लाई नहीं कर सकते थे। तो यहां पर अधीनस्थ बोर्ड ने डिप्लोमा होल्डर्स के लिए आपको जेईएन की वैकेंसी और प्रोवाइड कर दी है। वन बाय वन डिस्कशन करता हूं, ध्यान से सुनना सारी चीजों को। देखो, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की अपनी वैकेंसीज आई थी। जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड आरयूएनएल के अंदर वैकेंसी थी, आपके सामने 110 वैकेंसी टोटल। राजस्थान स्पेसिफिक बात चर्चा कर रहा हूं मैं, राजस्थान की। यहां पर एक एक पॉइंट ध्यान से समझ लेना। आउटर स्टूडेंट हैं जो राजस्थान से बिलोंग नहीं करते हैं, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। जो राजस्थान से बिलोंग करते हैं उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया वैकेंसी, बैक टू बैक भरमार आ रही है वैकेंसी, ठीक है ना। तो राजस्थान के लिए, ठीक है, राजस्थान के अंदर अपने आरयूएनएल की पहली वैकेंसी, आरयूएनएल जेईएन की, ठीक है ना। जो राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, उसमें टोटल वैकेंसी अपनी प्रोडक्शन यूनिट के अंदर आरयूएनएल के अंदर थी। ये वैकेंसी आपके सामने 110 वैकेंसी थी। ये वैकेंसी पर जेईएन रिक्रूटमेंट आपकी बीटेक लेवल पर होती है कि आपके पास में डिप्लोमा है, उसके बाद में अगर बीटेक की हुई है तब तो वही अप्लाई कर सकते हो। बीटेक डिग्री नहीं है तब आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये तो आरयूएनएल के अंदर 110 वैकेंसी अभी आपके एप्लीकेशन फॉर्म चल रहे हैं। इसी बीच आपके सामने सेकंड वैकेंसी जो अधीनस्थ बोर्ड की आरएसएसबी, अधीनस्थ बोर्ड की वैकेंसी आपके सामने जेईएन की रिक्रूटमेंट है। ये रिक्रूटमेंट अपने पास में डिग्री लेवल पर भी आती है और डिप्लोमा लेवल पर भी आती है। ये डिप्लोमा लेवल पर भी और डिग्री लेवल पर भी। इस बार जो नोटिफिकेशन आया है, अभी तक डिग्री लेवल की वैकेंसीज रिलीज नहीं करी है, केवल और केवल डिप्लोमा की। मतलब आगे मतलब प्रोसेस के अंदर कुछ अपडेट होता है, एडवर्टाइजमेंट को अपडेट होता है, तब आपको इन्फॉर्म करें। फिलहाल के लिए आप मानकर चलो डिग्री पर वैकेंसी नहीं है। मैकेनिकल में, सिविल और इलेक्ट्रिकल में डिग्री की वैकेंसीज भी हैं, डिप्लोमा डिग्री दोनों वैकेंसीज आती हैं। अलग से अपने सामने पूरा कंप्लीट पेपर रहता है कि डिग्री का अलग पेपर है, डिप्लोमा का अलग पेपर है। यहां पर अधीनस्थ बोर्ड जिन्होंने पहले एग्जाम दिया उनको पता होगा, डिप्लोमा की अलग वैकेंसीज रहती हैं। सिलेबस में हल्का सा वेरिएशन भी रहता है। यहां पर अभी जो अधीनस्थ बोर्ड के अंदर डिप्लोमा लेवल की वैकेंसी आई है, आपने डिप्लोमा किया है उसके बाद में डिग्री की है, आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन डिप्लोमा कंपलसरी है, केवल आपने डायरेक्ट बीटेक किया है तब आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। ये डिप्लोमा बेस की वैकेंसीज है। दोनों वैकेंसीज आती हैं हर बार, डिप्लोमा और डिग्री दोनों वैकेंसीज आती हैं। लेकिन इस बार केवल और केवल मैकेनिकल स्पेसिफिक में यहां पर डिप्लोमा की वैकेंसीज हैं, डिग्री की नहीं है। सिविल इलेक्ट्रिकल के अंदर तो डिप्लोमा भी है और डिग्री भी है, ठीक है। तो दोनों वैकेंसीज रिलीज कर दी गई हैं। अभी लास्ट टाइम पर जो यहां पर आचार संहिता लगने से पहले बोला जा रहा था कि भाई जो लास्ट के जो रिजल्ट हैं राजस्थान के, अपने जो एलडीसी का रिजल्ट था लास्ट टाइम पर, वनपाल का रिजल्ट डिक्लेयर किया है, एलडीसी का रिजल्ट है उसको होल्ड किया गया है। उससे पहले, आचार संहिता से पहले वैकेंसीज है वो रिलीज कर दी गई है, ठीक है ना। तो अब सारा प्रोसेस है आपका, एप्लीकेशन फॉर्म एज इट इज चलेंगे और जब तक आचार संहिता कंप्लीट होती है तब तक एक्सपेक्टेड डेट भी वही होनी है आपकी, दिसंबर के आसपास है। जो एग्जाम लगभग तय रूप से यहां पर आपके सामने मतलब करवाई भी जाते, आचार संहिता ना भी होती तब भी जनवरी के आसपास, जनवरी फरवरी के आसपास एग्जाम कंडक्ट करवाई जाती। तो इस पर इंपैक्ट नहीं है, ये पहले रिलीज कर दी, बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। तो ये तो हो गई आपकी बीटेक लेवल पर, और ये डिप्लोमा की वैकेंसीज आ गई। तो दोनों के लिए चांसेस बन गए पर, डिप्लोमा के लिए भी और डिग्री के लिए भी। आरयूएनएल का हमने डिस्कशन किया कंप्लीट, आपको एप्लीकेशन फॉर्म के लिए बताया। सभी को बीटेक स्टूडेंट्स हैं उनको अप्लाई करना है। आउट ऑफ राजस्थान भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अब मैं डिस्कशन कर रहा हूं अधीनस्थ बोर्ड का आपका जेईएन का रिक्रूटमेंट है, डिप्लोमा बेस पर आया हुआ है, उसके बारे में डिस्कशन करता हूं, ठीक है ना। ध्यान से देखना कंप्लीट नोटिफिकेशन को। अपनी अधीनस्थ बोर्ड की वेबसाइट है, कैंडिडेट कॉर्नर के अंदर आप जो यहां पर एडवर्टाइजमेंट के अंदर जाओगे आप, 2026 की रिक्रूटमेंट है अपनी जेईएन की, ठीक है ना। 2026 की जेईएन की रिक्रूटमेंट है यहां पर जूनियर इंजीनियर की। ये आपके सामने 15/8/2026 को आपको रिलीज कर दिया, आचार संहिता से पहले कर दिया। ये 19 तारीख को बाद में करते, ये कम से कम 3 से 4 महीने डिले हो जाता है, ठीक है ना। तो कंप्लीट आपके सामने नोटिफिकेशन और साथ में सिलेबस भी, सिलेबस एज इट इज रहता है, वापस से अपडेट करके यहां पर आपको एज ए नोटिफिकेशन फॉर्म के अंदर अपलोड कर दिया गया है। दोनों चीजों को डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले डिटेल एडवर्टाइजमेंट है, उसको आप यहां पर देखना ध्यान से। जो अपने जेईएन की रिक्रूटमेंट है डिप्लोमा और डिग्री दोनों बेसिस पर। अब किन के लिए है देखना, यहां पर सिविल है, डिग्री और डिप्लोमा दोनों की वैकेंसीज है। इसी प्रकार से आपकी इलेक्ट्रिकल के अंदर, जो सिविल के अंदर आपकी जो सार्वजनिक निर्माण विभाग है उसके अंदर है, जल संसाधन जो आपका विभाग है उसके अंदर भी आपकी सिविल की बल्क वैकेंसी नो डाउट रहती है वहां पर। और यहां पर आपके सामने जो इलेक्ट्रिकल की वैकेंसीज है, इलेक्ट्रिकल की और मैकेनिकल की कंबाइंड वैकेंसी रहती है, केवल और केवल डिप्लोमा वाले के लिए। किसके अंदर है, जो पीएचडी डिपार्टमेंट है उसके अंदर आपकी केवल और केवल
और डिप्लोमा के लिए। ये डिग्री और डिप्लोमा दोनों के लिए आती है हर बार, इस बार केवल और केवल डिप्लोमा के लिए वैकेंसी रिलीज की गई है। फर्दर कोई भी संशोधन होता है, अलग से नोटिफिकेशन आता है, तब उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए डिप्लोमा एलिजिबल है। भाई डिप्लोमा के लिए कितनी वैकेंसी है, कंबाइंड वैकेंसी है कितनी है, टोटल आपके सामने 32 वैकेंसी है, जिसके अंदर नॉन टीएसपी के अंदर 30 वैकेंसी और 2 वैकेंसी टीएसपी के अंदर, तो टोटल 32 वैकेंसीज हैं। यहां पर राजस्थान के स्टूडेंट तो अप्लाई कर सकते हैं। आउट ऑफ राजस्थान आपको रिजर्वेशन कैटेगरी का फायदा नहीं मिलेगा, आपको अनरिजर्व्ड कैटेगरी के अंदर, मतलब आप हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन को छोड़ देते हैं और जो रिजर्वेशन कैटेगरी है उनको आप स्किप कर दें, उनके अलावा जो बाकी सीट बची हैं उन पर आप कंपीट कर सकते हो। आउट ऑफ राजस्थान भी एलिजिबल है, ये बहुत ही बढ़िया चीज है यहां पर, ठीक है। तो टोटल 32 वैकेंसीज हैं, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल दोनों मिक्स वैकेंसीज है यहाँ पर। कंबाइंड सेम एसएससी का प्रोसेस आपका इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल कंबाइंड रहता है, सेम रेलवे के अंदर वही है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल कंबाइंड वैकेंसी आते हैं। प्योर मैकेनिकल तो आरवीएनएल में आई है 110 वैकेंसीज, ठीक है ना। यहां पर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल आपको दोनों मिला करके 32 वैकेंसीज हैं आउट ऑफ 874, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है आपको होल्ड करना है, आपको बेस्ट ट्राई देना है, ठीक है ना। अब वन बाय वन कंप्लीट डिस्कशन करता हूं। पीएचडी डिप्लोमा बेसिस पर 32 वैकेंसीज। अब देखना है यहां पर कंप्लीट आप एसएसओ आईडी जिनकी नहीं बनाई हुई है, अपना एसएसओ आईडी पर आप रजिस्ट्रेशन कर लेना, जिनका किया हुआ है वो अपनी एसएसओ आईडी अपडेट कर लेना, ठीक है ना। तो सबसे पहला तो अपना आवेदन का प्रोसेस है, यहां पर आपको वन टाइम फी पे करना पड़ता है, उसके बाद में तो फीस पे करने वाला भी नहीं है। आप अगर कोई एग्जाम स्किप करते हो तब आपको पे करना पड़ता है, 3 एग्जाम स्किप कर देते हो उसके बाद में आपको फी पे करनी पड़ती है, ठीक है ना। तो ये जो अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म भरने का प्रोसेस है उसको बताया गया है, ठीक है ना, उसके बारे में अलग से डिस्कस कर लेंगे। ये आपके हेल्पलाइन नंबर है, कोई भी अगर एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर प्रॉब्लम होती है, मेल आईडी भी दी गई है, फोन नंबर भी दिए गए हैं, ठीक है ना। इसके अलावा ये आपकी जो स्टार्टिंग के अंदर एसएसओ आईडी के अंदर लॉगिन करते हो तो वन टाइम आपको पे करना पड़ता है, ठीक है ना। जो आउट ऑफ राजस्थान स्टूडेंट हैं उनको एसएसओ आईडी में अपनी पूरी कंप्लीट डिटेल्स, वही रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है जैसे आप रेलवे के अंदर रजिस्ट्रेशन करते हो, आरवीएनएल के, मतलब किसी भी आप फॉर्म को फिल करते हो तो स्टार्टिंग जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है उसको आपको फी पे करनी पड़ेगी। जो पहले राजस्थान के स्टूडेंट हैं जिन्होंने और एग्जाम दिए हैं, ठीक है ना, बाकी तो उनको कोई भी फी पे नहीं करनी है, विदाउट फी है वो यहां पर आप सबमिट कर सकते हो अपना फॉर्म। अब अपन जो स्पेसिफिक अपनी वैकेंसीज हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। ये देखना यहां पर आपके सामने जेएन की जो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल कंबाइंड डिप्लोमा बेसिस पर जो वैकेंसीज हैं 32 वैकेंसी को कैटेगराइज किया गया है कंप्लीट आपके सामने। कौन कौन सी जनरल कैटेगरी के अंदर, ओबीसी, एससी, एसटी, इसके अंदर भी जनरल के अंदर भी जो सामान्य है और बाकी सबके कैटेगराइज किया गया है वैकेंसी का, एकदम से ब्रॉड डिस्ट्रीब्यूशन है, आपको सारा दिया गया है यहाँ पर 32 वैकेंसीज का। यहाँ पर आप देख सकते हो कंप्लीट वैकेंसीज है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर दिया गया है आपको, ठीक है। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जो आपके सामने रिजर्वेशन है उसको सारे को डिस्प्ले किया गया है 32 वैकेंसीज के लिए, ठीक है ना। तो ये जो वैकेंसीज का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है वो आपको पता लग गया है, ठीक है। इसके बाद में ये आपका हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, कंप्लीटली डिस्प्ले कर दिया गया है, ठीक है। जो आउट ऑफ राजस्थान स्टूडेंट हैं उनको जनरल कैटेगरी और जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है उनको छोड़ करके चलना है, बाकी के लिए आप कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये आपकी जो टीएसपी एरिया है, टीएसपी और नॉन टीएसपी की अलग अलग वैकेंसीज हैं उनको डिस्प्ले कर दिया, ठीक है ना। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हीं को डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। चलिए इसके बाद में जो आपके ओबीसी का सर्टिफिकेट है, यहां पर भाई ओबीसी का सर्टिफिकेट जो नॉन क्रिमिनल, कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे कि भाई ओबीसी का सर्टिफिकेट बनाया है तो उसके अंदर हमने जो सेंट्रल का बना लिया, स्टेट का बना लिया, तो एनसीएल का अलग बनाना है। उसको बनाना कुछ नहीं होता, वो बना के ही आपको वही देगा कि आप क्रिमिनल कैटेगरी के अंदर है या नॉन क्रिमिनल कैटेगरी के अंदर है, तो ऑटोमेटिकली बनेगा ही वही। नॉन क्रिमिनल का मतलब होता है कि आप साधन संपन्न नहीं है, आपको इनकम सर्टिफिकेट है वो वेरीफाई करवाना पड़ता है, उसके बाद में नॉन क्रिमिनल का आपका सर्टिफिकेट बनता है, ठीक है ना। जिनको नहीं पता उनको बता देता हूं मैं कि आपका ऐसे नहीं है कि आप नॉन क्रिमिनल का बनवाओगे, आप क्रिमिनल का बनवाओगे, वो ऑटोमेटिकली बनेगा ही वही, ठीक है ना। तो यहाँ पर स्टेट वाला लगाना पड़ता है आपको ओबीसी का सर्टिफिकेट, ठीक है ना। इसी प्रकार से जो फाइनेंशियल ईयर है ईडब्ल्यूएस का वो सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको अपलोड करना पड़ता है। जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए यहाँ पर कंप्लीट डिटेल्स है वो यहाँ पर दी गई है आपको। साथ में सिलेबस भी डिस्कशन करूंगा मैं यहाँ पर, जो आपका डिस्प्ले कर दिया गया है, साथ में नोटिफिकेशन के साथ में सिलेबस है उसको भी दे दिया गया है। यहाँ पर जो स्पोर्ट्स के अंदर इंक्लूडेड है उनको स्पेशल कोटा, अलग से रिजर्वेशन, ठीक है। यहां पर आपको सारी कैटेगरी है दे दी गई है। इसके बाद में नेक्स्ट जो है नोटिफिकेशन में जो की पॉइंट्स हैं उनको आपको मैं यहां पर डिस्प्ले कर रहा हूं। यहां आपको जो है सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में कंप्लीटली जो L10 के अकॉर्डिंग आपको यहां पर प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है ना। अच्छा ये देख लो, यहां पर
जो कनिष्ठ अभियंता यांत्रिक और विद्युत इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल डिप्लोमा होल्डर्स के लिए आपके पास में जो डिप्लोमा सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। मान लो आपने बीटेक किया है तो बीटेक से पहले अगर डिप्लोमा किया होगा तब तो अप्लाई कर सकते हो, डायरेक्ट बीटेक किया है तब अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है ना। इसके बाद में भी कोई डाउट हो पुट कर देना आप, ठीक है ना। इसके साथ में यहां पर आपको हिंदी का नॉलेज होना चाहिए प्लस राजस्थानी कल्चर का आपको नॉलेज होना चाहिए। अलग से वही 80-40 वाला पेपर आता है वही आएगा, 80 वाले टेक्निकल, 40 वाले नॉन टेक्निकल, ठीक है ना। तो 40 वाला आपका जो पैटर्न है वही 80-40 का पैटर्न है, वही आपका फॉलो होएगा। यहाँ पर राजस्थान जी के भी यहाँ पर भी पूछा जाएगा, जो डिप्लोमा के बाद में डिग्री किए हैं वो यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं, अधीनस्थ बोर्ड वाले में भी और आरयूएनएल के अंदर भी। राजस्थान जी के वहां पर भी पढ़ना है और यहाँ पर भी पढ़ना है, दोनों के अंदर है, ठीक है ना। टेक्निकल और राजस्थान जी के दोनों के अंदर है, ठीक है। चलिए ये देख लेना है थोड़ा। नेशनलिटी है इसके बारे में, आयु का वही है 18 से 40 तक, ठीक है ना। यंग से बुजुर्ग तक सब अप्लाई कर सकते हैं, आगे चीज समझ में, ठीक है। तो एज का तो कोई क्राइटेरिया यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं करेगा होपफुली किसी के लिए भी। और 5 साल की छूट है जनरल के लिए, ओबीसी के लिए, और एक्स्ट्रा यहाँ पर रिलैक्सेशन है वो भी प्रोवाइड कर दिया गया, ठीक है। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट है पेंशन वगैरह से रिलेटेड है, पंजीकरण वगैरह से रिलेटेड है। डेट देख लेना, आवेदन यहाँ 16/8 से 14/9 तक भरे जाएंगे, ठीक है ना। तो आज से आपके जो कल अपना जो 16 तारीख थी वहां से आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गए और अभी कब तक चलेंगे आपके 14 तारीख तक, 14 सितंबर तक आपके यहाँ पर जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो चलने वाले, ठीक है ना। तो आप SSO ID पर अपनी ID जो है लॉगिन रजिस्टर्ड करके उसके बाद में फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अभी आपका एप्लीकेशन फॉर्म चल रही है, ठीक है ना। तो 1 मंथ का लगभग टाइम पीरियड है, इसके बीच में आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। कल से आपका जो संडे से आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गए थे 16/8 से 14/9 तक, ठीक है ना। परीक्षा का आयोजन है फरवरी के अंदर संभावित बता दिया गया है, ठीक है ना। मतलब मान लो कि आपको आचार संहिता लगती या फिर नहीं भी लगती तो जनवरी फरवरी के अबाउट जब भी करवानी थी एग्जाम लगभग वही यहां पर तय था। तो इन्होंने परीक्षा का आयोजन बता भी दिया गया है आपकी। अच्छा किन पर अभी जो टैबलेट बेस्ड है वो भी करवाई जा सकती है, देखना आपकी CBT बेस्ड पर या फिर TBT बेस्ड पर या फिर OMR बेस्ड पर किसी पर भी करवा सकते हैं। लास्ट टाइम पर जो अपना अभी तक का अधीनस्थ बोर्ड का रहा है वो आपकी OMR बेस पर, आप ऑफलाइन पेपर होता है आपका और OMR पर आप यहां पर टिक लगा करके आते हो जो अपना अधीनस्थ बोर्ड वाला था। इस बार इन्होंने पहले लिख करके दिया है कि संभावित कब होगी, फरवरी 2027 के अंदर ये एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे। और लगभग आपने देखा होगा अधीनस्थ बोर्ड जो भी एग्जाम दे रहा है अभी फिलहाल तक वो लगभग तय डेट पर ही हो रही हैं। और साथ के अंदर अब साथ में कुछ इरेगुलरिटी रही हो चाहे रिजल्ट के अंदर, वो तो आप ये मानकर वो चलो 5 से 10% नेगेटिविटी है, हर जगह एग्जिस्ट करती है, वो कहीं पर भी कोई भी चीज परे नहीं है इससे, ठीक है ना। तो बाकी यहां पर इस बार मान लो कि ऑनलाइन कंडक्ट करवाते हैं, कंप्यूटर बेस्ड रहती है, टैबलेट बेस्ड रहती है, कंप्यूटर बेस्ड है, CBT से TBT बेस्ड एग्जाम डाइवर्ट हो रही है। तो आगे आने वाले टाइम में आप मान करके चलो कि CBT बेस्ड एग्जाम है वो भी आपकी TBT बेस्ड एग्जाम होंगे, टैबलेट पर एग्जाम करवाई जाएंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो OMR पर भी करवा सकते हैं, ये आगे वेरीफाई करेंगे कि भाई OMR पर करवाएंगे, ऑफलाइन करवाएंगे, ऑनलाइन करवाएंगे तो कंप्यूटर पे करवाएंगे या फिर टैबलेट पे करवाएंगे, ठीक है। लेकिन फरवरी के अंदर संभावित देती है, ठीक है ना। तो प्लस माइनस थोड़ा बहुत हो सकता है, कोई भी अगर यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर इनके प्रॉब्लम नहीं आती है, कोई भी इरेगुलरिटी नहीं होती है तो फरवरी के अंदर आप तय मान करके चलो, ठीक है ना। लगभग 5 से 6 महीने की आपको प्रिपरेशन करनी है अपनी, ठीक है। प्रवेश पत्र वही अपनी SSO ID पर आपको जो है यहाँ पर सबमिट कर दिए जाते हैं, वहां से आप लॉग इन करके यहाँ पर अपना एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हो जब भी आपकी परीक्षा का आपको इंफॉर्मेशन होगा। इसके साथ में ये आपको जो है फोटोग्राफ के लिए अब सब जगह पर लाइव फोटोग्राफ कैप्चर करनी, ठीक है। लगभग आप फॉर्म में देखा होगा कि अब जो फोटोग्राफ है उनका रहता है कि भाई 6 मंथ पुरानी लगाओ, 6 मंथ पुरानी लगाओ, काफी बार उन्होंने बोल दिया। उसके बाद में भी फोटो लगा देते हैं, 10 साल पहले की फोटो लगा देते हैं, ठीक है ना। तो लाइव कैप्चर वाला कर दिया तो सिस्टम में ये है अपना कि पुरानी फोटो वाला दिक्कत ही नहीं है। जिस टाइम पर फॉर्म पर एडमिट कार्ड पर उनको चाहिए होती है उस टाइम पर आप अपनी लेटेस्ट वाली फोटोग्राफ वहां लेकर के फॉर्म में जहां पर भी आपको एग्जाम देनी पड़ती है तब लेटेस्ट वाली ले जाओ, लाइव कैप्चर वाला सारा सिस्टम कर दिया। तो यहां भी लाइव कैप्चर करनी है आपको, ऑटोमेटिकली आप फोटो है वो आपकी कैप्चर हो जाएगी। यहां पर कंप्लीटली लिखा हुआ है फोटोग्राफ के स्पेसिफिकेशन क्या होने चाहिए, ठीक है ना। तो ये आपको स्पेसिफिकेशन दे दी है फोटोग्राफ के साथ के अंदर, यहां पर को आपको कंप्लीट डिटेल्स दे दी आपकी, ठीक है ना। फोटोग्राफ है, सिग्नेचर है, उससे रिलेटेड है। संशोधन की प्रक्रिया, फॉर्म मान लो कुछ भी आपकी गलती हो गई है फॉर्म के अंदर तब आप एडिट कर सकते हो, उसका सारा सिस्टम, उसके लिए अलग से आपको पे करने वाला जो प्रोसेस है उसको दे दिया आपको, ठीक है ना। SSO ID पर इंटर करके आप अपना
पहले कोशिश करो कि आराम से भरो, अपना रिलैक्स होकर के, कोई भी गलती नहीं करनी है फॉर्म के अंदर, ठीक है। और कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन जो मिसलीड कर रही है उस टाइप की इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है। प्रमाण पत्र वगैरह जो भी आप अपलोड करो वो आपके पास में बने हुए होने चाहिए, ठीक है ना। भले से आपको अपलोड नहीं करवा रहा है, आपके पास में एग्जाम डेट जो पहले जिस टाइम पर फॉर्म अप्लाई कर रहे हो उससे पहले बना करके रखो अपने, जो भी आपको यहाँ पर रिलेवेंट क्रीमिलियर या नॉन क्रीमिलियर ओबीसी के अंदर जो भी सर्टिफिकेट है, SC ST का है, एक्स सर्विसमैन का है, जो भी सर्टिफिकेट है आप अपने बना करके रखो, ठीक है ना। इसके साथ में यहां पर देखो जो अगर मतलब कुछ भी इरेगुलरिटी पाई जाती है, परीक्षा के अंदर चीटिंग करते हुए पाए जाते हो, तब यहां पर जो रूल्स रेगुलेशन है उनको और स्ट्रिक्ट कर दिया गया है, ठीक है ना। तो ये सारी डिटेल्स उनके बारे में दी गई है। और ये देख लो आप, यहां पर एग्जाम की स्कीम है, सिविल डिग्री के लिए दी हुई है। अपन चलते हैं डायरेक्टली जो अपना इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल जो है, अकेला मैकेनिकल स्पेसिफिक बात करूंगा क्योंकि इलेक्ट्रिकल भी कंबाइंड है उनके लिए, ठीक है ना। तो उनके लिए जो एग्जाम पैटर्न है उसका डिस्कशन कर लेता हूं, ठीक है। एग्जाम पैटर्न का जो अपना यहां पर आपके सामने है, नॉन टेक्निकल वाला पार्ट है वो तो वो सेम ही रहेगा, उसके अंदर तो कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है ना। उसके अंदर तो कोई चेंजेस देखने को नहीं मिले। यहां पर आपके सिविल डिप्लोमा के लिए आ गया, साथ में मैकेनिकल का लास्ट के अंदर दिया गया आपको, ठीक है। चलिए, तो ये आपको जो है मैकेनिकल का मैं डिस्प्ले कर देता हूं, यहां पर सिलेबस देख लेना एक बारी, ठीक है। काफी टॉपिक होंगे जो मैच करेंगे लगभग आपके सामने, वही जो मेजर टॉपिक्स हैं उन्हीं को कवर करना पड़ता है आपको। तो ये जो सिलेबस है उसको मैं एक बार, एग्जाम पैटर्न है उसको डिस्प्ले कर देता हूं आपके सामने। ये देखना, यांत्रिक डिप्लोमा, केवल और केवल डिप्लोमा की वैकेंसी आई है, डिग्री की इस बार नहीं आई है, ठीक है। चलिए, तो ये देखना आप कंप्लीट, ये इलेक्ट्रिकल का दिया हुआ है, कंबाइंड दिया हुआ इस वजह से है, ठीक है। ये देख लो एग्जाम पैटर्न, ये एग्जाम पैटर्न वही लास्ट वाला एग्जाम पैटर्न है, सेम 1/3 यहां पर आपके सामने नेगेटिव मार्किंग है, मिनिमम पासिंग मार्क यहां पर दिए हुए हैं। और ये आपका एग्जाम पैटर्न, ये आपका एग्जाम पैटर्न भाग ए और भाग बी। भाग ए के अंदर राजस्थान जो सामान्य ज्ञान है, राजस्थान का इतिहास पूछा जाएगा, कला संस्कृति है, विरासत है, राजस्थान का भूगोल है, राजस्थान की आर्थिक और प्रशासनिक व्यवस्था है। तो राजस्थान के चारों टॉपिक आपको याद करने हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक सर्वे। वहां आरवीएनएल के अंदर भी काम में आ जाएगा, यहां पर भी काम में आ जाएगा। आर्ट कल्चर यहां पर पूछी जाती है, आरवीएनएल के अंदर अलग से स्पेसिफिक नहीं लिखता है आर्ट कल्चर को, ज्यादातर हिस्ट्री से क्वेश्चन पुट करता है या ज्योग्राफी के क्वेश्चन है वो ज्यादा पुट किए जाते हैं। आर्ट कल्चर से यहां पर ज्यादा क्वेश्चन पुट किए जाएंगे, ठीक है ना। तो आर्ट कल्चर भाई एक बार के अंदर पूरा लपेट के अपना खत्म करो, एक बार रिवाइज करोगे बढ़िया से क्वेश्चन सही हो जाएंगे। और लास्ट टाइम का जो पेपर आ रहा है उनको ज्यादा 1 ईयर वाले पेपर है, अपने अधीनस्थ बोर्ड वाले पेपर है, उनके जो मतलब भले से एलडीसी का हो, वनपाल का हो, सीईटी का आपका एग्जाम होगा, सीईटी का ग्रेजुएशन वाला होगा, 12th वाला होगा, उन सारों को देख लोगे, उन्हीं के नियर बाई क्वेश्चन आ जाएगा आपको, क्योंकि फरवरी से पहले सीईटी ग्रेजुएशन भी हो जानी है, 12th वाली भी हो जानी है, तो उनके सारे पेपर आपको देख लेने हैं, ठीक है ना। बाकी अपना प्रिपरेशन करते हो। ये 40 मार्क्स का है और टेक्निकल वाला पार्ट है वो अपना 80 मार्क का रहता है। टोटल 120 क्वेश्चन रहते हैं और 2 घंटे का आपको टाइम प्रोवाइड किया जाता है। अब ओएमआर पर होगी या फिर टीबीटी सीबीटी बेस्ड होगी वो आपको नेक्स्ट बताया जाएगा। इन तीनों में से संभावित जो भी हो सकती है, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो टोटल एग्जाम पैटर्न आपको देख लेना, 40 नंबर का नॉन टेक्निकल है, राजस्थान का आपका पूरा जीके पूछा जाएगा आपके सामने, ठीक है ना। और 80 आपके सामने टेक्निकल वाले रहने वाले हैं, ठीक है ना। 2 घंटे का टाइम है, 120 आपके सामने नंबर हो गए, ठीक है। चलिए, इसके बाद में ये देखना, नेगेटिव मार्किंग के लिए मैंने बता दिया आपको, ठीक है। ये राजस्थान के टॉपिक्स हो गए, राजस्थान के टॉपिक स्पेसिफाई किए हुए हैं, अलग से पूरा कंप्लीट स्पेसिफाई किया हुआ है। राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर है, ये सारा कंप्लीट आपको हिस्ट्री और आर्ट कल्चर के 17 टॉपिक हैं, ये आपको दिए हुए। राजस्थान के स्त्रोत हो गए, सभ्यता है, राजवंश है, राजवंश को समरी में पढ़ करके चलो, मुगल राजपूत संबंध है, स्थापत्य कला है, यहां से आर्ट कल्चर आपका स्टार्ट, किले हो गए आपके, धार्मिक आंदोलन, लोक देवी देवता हो गए, चित्रकला होगी, हस्तकला वाला टॉपिक हो गया, भाषा साहित्य हो गई, ठीक है ना। बुक्स वगैरह इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं, मेले त्योहार, लोक संस्कृति, लोक नृत्य है, वाद्य यंत्र, ये एक शॉर्ट फॉर्म के अंदर मेरा कंप्लीट आपको मेले त्योहार, लोक संगीत, लोक नृत्य, वाद्य यंत्र, ये सब एक सिंगल टॉपिक के अंदर मैंने आपको लगभग 1.5-2 घंटे के अंदर कंप्लीट करवाया हुआ है, वापस से अपलोड कर देंगे, ठीक है ना। इसके साथ में संस्कृति है, कला संस्कृति, विरासत है, पर्यटन स्थल अलग से आपको लिख करके देता है, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है उनको अलग से लिख कर देता है, 1857 है, ब्रिटिश संधियां है, जन आंदोलन है, आपकी जनजातीय आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, एकीकरण है, राजनीतिक जागरण और महिलाओं का विशेष महत्व, ये सारा कंप्लीट आप यहां से पढ़ करके चलते हैं।
हिस्ट्री है और आर्ट कल्चर है। इसके बाद में नेक्स्ट है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के कंप्लीट टॉपिक्स आपको यहां पर लिख करके दिए हुए हैं, राजस्थान है ज्योग्राफी के, ठीक है ना, यहां पर आपको कंप्लीट टॉपिक है। इसी के साथ में राजस्थान की जो पॉलिटी है ये सारे पढ़ना, ज्योग्राफी हो चाहे आपका हिस्ट्री से रिलेटेड भी, जो अपने 41 जिले 7 संभाग है अपडेटेड के अकॉर्डिंग पढ़ना है, ठीक है ना। इसके साथ में पॉलिटी है, पॉलिटी के टॉपिक एकदम छोटे छोटे टॉपिक है आपके, एक एक पेज के टॉपिक है सारे, सिंपल, ठीक है ना, एकदम से छोटे छोटे टॉपिक है। इसके साथ में ये तो आपका दोनों के लिए अपना इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल दोनों के लिए नॉन टेक वाला पोर्शन तो सेम है। अब जो आपका टेक्निकल पोर्शन है, डिप्लोमा की वैकेंसीज है, डिप्लोमा लेवल पर आपके सामने जो मैकेनिकल के टॉपिक है वो बता देता हूं मैं। फ्लूइड मैकेनिक्स है, वही सेम जो एसएससी में पढ़ करके चलते हो, जो रेलवे के अंदर है वही सारे टॉपिक्स हैं। फ्लूइड प्रॉपर्टीज से अपन स्टार्ट करेंगे और सारा आपका फ्लूइड काइनेमेटिक्स जो आपकी कंटिन्यूटी इक्वेशन है वहां तक, ठीक है। इसके साथ में आपको जो बर्नौली इक्वेशन, जो बर्नौली के एप्लीकेशन है उनको पढ़ करके चलते हैं, सारा वही है। हाइड्रोलिक मशीन है एचएम के अंदर, आपको यार टॉपिक लिख कर, इंपैक्ट ऑफ जेट है, फ्लो थ्रू पाइप्स, ओरिफिस वगैरह के बारे में आपको पढ़ करके चलना है। जो हाइड्रोलिक मशीन है उसके अंदर थोड़ा सा कम पार्ट दिया हुआ है, वो सेंट्रीफ्यूगल पंप वगैरह है, आपको टरबाइन पंप है, अलग से लिख करके नहीं दिया है। इंपैक्ट ऑफ जेट दिया है, ओरिफिस के लिख करके दिया है, ठीक है ना। तो ये आपको पढ़ करके चलते हैं। यहां पर आपको फ्लूइड मशीन के अंदर आपको अलग स्पेसिफाई कर दिया, अलग से टॉपिक, ठीक है ना। इंपैक्ट ऑफ जेट तो अलग लिख दिया, और हाइड्रोलिक मशीन के अंदर टरबाइन है, पंप है, रेसिप्रोकेटिंग पंप है, सारा सिंपल मशीन है, हाइड्रोलिक मशीन, पूरा कंप्लीट सिलेबस आ गया। तो एफएम पूरी आ गई, एचएम पूरी आ गई, ठीक है ना। इसके साथ में आईसी इंजन है, आईसी इंजन को ब्रॉडली लिखा गया है, आईसी इंजन को अलग से पूरा कंप्लीटली 1 बाय 1 करके आईसी इंजन को ब्रॉड पूरा कंप्लीट आईसी इंजन, ठीक है ना। इसके साथ में गैस टरबाइन आपका आ गया, पावर प्लांट में पढ़ करके चलते हैं। गैस टरबाइन आ गया, एयर कंप्रेसर आ गया, पावर प्लांट आपको कंप्लीट करनी है, ठीक है ना। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर वही सारे सेम टॉपिक, सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन है आपका, मोर सर्किल है, स्ट्रेन एनर्जी है, बेंडिंग मोमेंट के लिए पूरा आ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बेंडिंग मोमेंट बीम है, शेयर स्ट्रेस के लिए, डिफ्लेक्शन के लिए, और कॉलम्स एंड स्टड्स, ठीक है ना। टोर्सन, स्प्रिंग, थिन जो सिलेंड्रिकल आपके सामने सेल्स हैं, और कंबाइंड स्ट्रेस स्ट्रेन है उनके लिए कंप्लीट आपका सोम का सिलेबस आ गया। टोम है, कंप्लीट टोम यहां पर, ठीक है ना। राजस्थान वाली एग्जाम जो होती है उनके अंदर अपना ज्यादातर मैकेनिक्स का जो पार्ट है उनका ज्यादा वेटेज रखता है, ठीक है ना। टोम के कंप्लीट टॉपिक्स आ गए आपके सामने, बैलेंसिंग वगैरह कंप्लीट है, गवर्नर दिए हुए हैं आपके सामने, ठीक है ना। ऑटोकैड ये अलग से आपके, ये आपको हेल्प कर देगा आरवीएनएल के अंदर भी, और यहां पर भी सिंपल क्वेश्चन पूछेगा, डायरेक्ट आपको कमांड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। जी कोड, एम कोड से डायरेक्ट क्वेश्चन, वही सिंपल क्वेश्चन पूछता है आपको, ठीक है। तो यहां पर ऑटोकैड से रिलेटेड इंजीनियरिंग ड्राइंग है उसको आप पढ़ करके चलेंगे, ठीक है। इसके साथ में जो सिंबल टॉलरेंस है, वर्किंग है यहां पर ड्राइंग के रिलेटेड, जिन्होंने एएलपी के अंदर प्रिपेयर किया है उनको यहां पर भी काम में आ जाएगी, ठीक है ना। इसके साथ में प्रोफाइल वगैरह है, यहां पर कैड कैम से रिलेटेड सारे बेसिक क्वेश्चन है, इनको बेसिक तैयार, बहुत ज्यादा डीप देने की जरूरत नहीं है, यहां पर बेसिक क्वेश्चन पूछ करके चलता है। नेक्स्ट है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में भी वही सारे बेसिक आपका कंप्लीट यहां पर दिया हुआ है। बॉयलर वहां पर नहीं लिखा था आपको, गैस टरबाइन के साथ में अलग से यहां पर बॉयलर के लिए लिख के दे दिया, ठीक है ना। वही सेम टॉपिक है, वहां पर अप्लाइड थर्मो को बॉयलर वहां इंक्लूड नहीं किया, यहां पर लिख दिया आपको, ठीक है ना, इसके लिए, ठीक है। तो ये सारा साथ में मशीन ड्राइंग, तो मैकेनिक्स वाले पार्ट है, टोम है, सोम है, ड्राइंग है, आपका ऑटोकैड वाला पार्ट है, फ्लूइड मैकेनिक्स है, ये सब आपके मेजर टॉपिक्स हैं, वो सब आपको यहां पर लिख करके दिए गए डिप्लोमा के अंदर, ठीक है ना। तो ये सारा आपको कंप्लीट करके चलना है। 5 ऑप्शन रहते हैं, ए बी सी डी ई, मतलब आपने कोई सेलेक्ट नहीं किया है तो आपको ई ऑप्शन सेलेक्ट करके चलना पड़ता है, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो सकती है। माना सारा ब्लैंक नहीं छोड़ करके चलो, जिन्होंने राजस्थान का एग्जाम दिया है वो इससे अवेयर होंगे, मतलब 5 ऑप्शन देकर के चलता है, ठीक है ना। मतलब आप अगर कोई भी आंसर नहीं किया तो आपको ई टिक करना है, मतलब कोई भी आप यहां पर सिलेक्ट नहीं कर रहे हो, अदरवाइज आपको 10 प्रश्नों से ज्यादा करने पर 1/3 मार्किंग है वो ऑटोमेटिकली कट हो जाएंगे अगर आपने ब्लैंक छोड़ दिया कंप्लीटली, तो ठीक है। और बाकी जो भी अपडेट है वो वेबसाइट पर आपको अपलोड कर दी जाएंगी, इस टाइप से आपको डिटेल दी हुई है, ठीक है। तो ये कंप्लीट आपके सामने सिलेबस का अलग से भी दिया गया है, सिलेबस का नोटिफिकेशन है वो आपको अलग से भी डिस्प्ले किया गया है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये सारी डिटेल्स थी अपनी, जो राजस्थान अपना अधीनस्थ बोर्ड है उसकी वैकेंसीज के लिए, ठीक है ना। तो एप्लीकेशन फॉर्म आपके स्टार्ट है, आपको एज ए सैंपल फॉर्म के अंदर यहां पर आपको डिस्प्ले कर देंगे। जो भी स्टूडेंट हैं वो सबको, एलिजिबल स्टूडेंट हैं, डिप्लोमा जिनका किया हुआ है, राजस्थान से बिलोंग करते हैं या फिर आउट ऑफ राजस्थान है, दोनों अप्लाई कर सकते हैं यहां पर, ठीक है ना। और कोई भी इससे रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो, आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, सिलेबस के रिगार्ड है या फिर एप्लीकेशन फॉर्म के रिगार्ड है, तो आप पुट कर दीजिए सिंपल कमेंट के अंदर, ठीक है ना। और बाकी आपके सामने बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं, दोनों आरवीएनएल की वैकेंसी भी है और अधीनस्थ बोर्ड की, ठीक है ना। तो कंप्लीट अपने नोटिफिकेशन का जो आपको मैंने यहां पर अवेयर करवा दिया आपको, ठीक है ना। तो ऑफिशियल वेबसाइट पर आप इस पर देख सकते हो, कोई भी कंफ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू डियर।